Hello everyone, welcome to All About Civil. Structural Mechanics Unit 2. लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था बार्स विथ क्रॉस सेक्शंस वेरिंग इन स्टेप्स, यानी कि जब क्रॉस सेक्शन अलग अलग होता है तो कितना डिफॉर्मेशन आता है। सिंपल हमने क्या किया था, अलग अलग सेक्शन का अलग अलग डिफॉर्मेशन हमने फाइंड किया। हमारे पास डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला था डेल्टा इज इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए ई। डेल्टा एल इज इक्वल्स टू पी इंटू एल अपॉन ए इंटू ई। पी कोई भी एक्सियल फोर्स या फिर कंप्रेसिव फोर्स, पी सिंपल फोर्स जो भी एक्ट कर रही थी, एल लेंथ, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ई था मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो पी एल अपॉन ए ई हमने तीनों सेक्शंस का अलग अलग फाइंड किया और लास्ट में तीनों को हमने ऐड कर दिया। तो ये हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था बार्स विथ क्रॉस सेक्शंस वेरिंग इन स्टेप्स। नेक्स्ट है हमारे पास बार्स विथ कॉन्टिन्यूसली वेरिंग क्रॉस सेक्शंस। उसमें है सबसे पहला बार्स विथ वेरिंग सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। अब हमारे पास कोई भी ऐसा फिगर है या फिर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कोई भी फिगर कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसका मतलब कि या तो वो रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर नहीं है, उसकी शेप कैसी है, टेपरिंग। अब टेपरिंग शेप मैंने आपको बताया था, जब हम पेंसिल को शार्प करते हैं तो जो आगे से शेप बन जाती है उसे हम बोलते हैं टेपरिंग। अब देखो यहाँ पर आपको फिगर दिख रही है, इस फिगर की जो शेप है वो टेपरिंग है, क्योंकि एक साइड आप D1 डायमीटर देख रहे हो, दूसरी साइड D2 डायमीटर है, और D1 से हम स्टार्ट हुए और हमने D2 की तरफ चलना स्टार्ट किया, यानी कि लेफ़्ट टू राइट जब हम चले तो हमने देखा कि धीरे धीरे डायमीटर कम होता जा रहा है और एक पॉइंट तक आते आते D2 हो गया। अगर इस टाइप से हो रहा है, डायमीटर धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, कम होता जा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं टेपरिंग। अब ये आपको दिख रहा है 2D में, एक्चुअल ये फिगर कैसी होती, सर्कुलर शेप है, जिसको हम लेंथ में बढ़ते हैं तो उसका डायमीटर कम हो गया है। हम 2D में देख रहे हैं तो हमें ये इस टाइप की फिगर नज़र आ रही। अब हम इसमें स्टडी करेंगे कि जब ऐसी फिगर होती है तो कितना डिफॉर्मेशन आता है। हम सिंपल तो पढ़ चुके थे कि अगर कोई भी फिगर है तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन कितना है। फिर हमने देखा कि अगर क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है, यानी कि किसी पोर्शन की लेंथ कुछ और है, एरिया कुछ और है, फिर दूसरे का लेंथ कुछ और है, एरिया कुछ और है, यानी कि टोटल एक ही कंपोनेंट है लेकिन उसमें लेंथ और एरिया अलग अलग है, तो हम सिंपल उसका ऐड कर सकते हैं। और थर्ड केस है हमारे पास कि अगर फिगर में ऐसा हो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन धीरे धीरे चेंज हो रहा है। स्टार्टिंग में D1 डायमीटर और लास्ट में आते आते डायमीटर हो गया है D2। अब इसमें हमें फाइंड करना है कि इस फिगर में अगर हम फोर्स लगाते हैं P, हमने लगाया टेंशन फोर्स, एक्सियल फोर्स, तो उसका असर फिगर पर क्या होगा। तो देखो, a bar uniformly tapering from a diameter D1 at one end to a diameter D2 at another end D2 showing in figure। ये हमें फिगर में दिख रहा है। तो हमने वही चीज़, P एक्सियल टेंसाइल लोड है बार पर, L लेंथ ऑफ द बार है और E है यंग्स मॉड्यूलस। अब हम क्या करते हैं, फिगर क्लियर। अब टोटल लेंथ इसमें L है, टोटल लेंथ आपको नीचे दिख रही है L। अब जिसमें आपको लाइनिंग वाला पोर्शन दिख रहा है, ये सेंटर वाला जिसके अंदर शेड है, हमने मान लिया कि इस फिगर में इतना डिफॉर्मेशन आया, इतना dx हमने इसका नाम रख लिया कि इतना लेंथ dx में डिफॉर्मेशन आ रहा है। और ये लाई कहाँ कर रहा है, कहाँ प्रेजेंट है, ये लेफ्ट साइड से x डिस्टेंस पर, नीचे एरो दिख रहा है, लेफ्ट साइड से x डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। ये बात लिखिए, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx, हमने dx लेंथ का एक एलिमेंट माना x डिस्टेंस पर लेफ्ट हैंड से। लेट डायमीटर ऑफ द बार बी d, बार का डायमीटर d है और डिस्टेंस x पर है।
और फाइंड हमें करना है इसमें स्ट्रेस कितना होगा। देखो अब dx इस पॉइंट पर कितना डायमीटर है dx, ये फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है d1 माइनस d1 माइनस d2 अपॉन l इंटू x, यानी कि कोई भी हमने जो x एलिमेंट लिया है dx लेंथ का, उसमें जो डायमीटर होगा वो डायमीटर इस वैल्यू से हम फाइंड कर सकते हैं। d1 बड़े वाला डायमीटर और d2 छोटे वाला डायमीटर, और x है जितना डिस्टेंस पर हमने कंसीडर किया है, और l टोटल लेंथ। अब जैसे जैसे हम x के डिस्टेंस चेंज करते रहेंगे, जैसे ये फिगर में देखो, जैसे जैसे हम x के डिस्टेंस चेंज करते रहेंगे, सपोज x हमने 0 मान लिया तो ये वाला पोर्शन बिल्कुल d1 के पास आ जाएगा, और अगर हमने x को l के इक्वल ले लिया तो ये वाला पोर्शन हमारा d2 के पास आ जाएगा। यानी कि हमने सेंटर में एक एलिमेंट लिया है, इसके बेसिस पर हम टोटल स्ट्रेस फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, dx इज इक्वल्स टू d1 माइनस d2 अपॉन l इंटू एक्स। एक्स के डिफरेंट वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो अलग अलग हमारे पास डायमीटर अवेलेबल होता रहेगा। तो हमने ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है d1 माइनस d2 अपॉन l, इसको हमने मान लिया कि ये k वैल्यू है। तो अब यहाँ से dx की वैल्यू हमारे पास आ गई d1 माइनस kx। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास डायमीटर आ गया इस पोर्शन का, तो हम अब यहाँ से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस शेडेड पोर्शन का फाइंड कर सकते हैं। एरिया सर्कल का होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर, π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। तो अब डायमीटर हमें मिल चुका है, डायमीटर की वैल्यू है d1 माइनस kx। तो हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू फाइंड की π/4 इंटू dx का स्क्वायर, और dx की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी π/4 d1 माइनस kx का स्क्वायर। अब हमें स्ट्रेस फाइंड करने के लिए सिर्फ दो चीज़ें चाहिए होती हैं। स्ट्रेस होता है लोड अपॉन एरिया। लोड हमारे पास पहले से ही गिवन है कि हमने P फोर्स लगाई है, तो लोड की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, लोड की वैल्यू है P। और एरिया जो हमें चाहिए था वो हमने फाइंड यहाँ से कर लिया है, π/4 dx का स्क्वायर और π/4 d1 माइनस kx का स्क्वायर। तो सिंपल, जब हमें स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी होगी हम लोड अपॉन एरिया के फॉर्मूला में ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी, लोड की जगह P अपॉन π/4 d1 माइनस kx का स्क्वायर। अब 4 को हमने ऊपर भेज दिया न्यूमरेटर में, 4p अपॉन पाई ब्रैकेट में d1 माइनस kx का स्क्वायर। ये हमारे पास स्ट्रेस आ गया। हमारे सिलेबस में सिर्फ स्ट्रेस फाइंड करना है। अब स्ट्रेस फाइंड किया है तो स्ट्रेन की कहानी भी देख लेते हैं। स्ट्रेन हमने पढ़ा था, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल ई से। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से, और कैपिटल ई की वैल्यू होती है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ से हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू है, और कैपिटल ई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू फिक्स होती है किसी भी मटेरियल के लिए। तो हमारा काम यहाँ से बन गया, हमारे पास अननोन सिर्फ एक बचा, स्ट्रेन। तो हम यहाँ से स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट में लिखा है, द स्ट्रेन Ex in the small element of length dx is obtained by using equation Ex is equals to stress upon E। अब स्ट्रेस की वैल्यू तो हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है, तो स्ट्रेस अपॉन E, स्ट्रेस की वैल्यू हमने पुट कर दी 4p अपॉन पाई d1 माइनस kx का स्क्वायर, और डिवाइड E था तो 1 अपॉन E से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू भी, स्ट्रेन की वैल्यू भी आ गई 4p अपॉन पाई ई d1 माइनस kx का स्क्वायर। स्ट्रेस भी क्लियर, स्ट्रेन भी क्लियर। अब ये जो स्ट्रेन हमने फाइंड किया है ये सिर्फ इतने से पोर्शन का फाइंड किया है, क्योंकि हमारे पास पूरी लेंथ थी L, हमने उसमें एक छोटा सा पोर्शन लिया था dx।
अब ये dx तो सिर्फ उसका डिफॉर्मेशन है, स्ट्रेन है वहाँ का। टोटल फाइंड करने के लिए हम करते हैं इंटीग्रेशन। जैसे आपने बेसिक मैथमेटिक्स में इतना पढ़ लिया होगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। कुछ भी हमारे पास पार्ट गिवन होता है तो टोटल करने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं, यानी कि पूरे में चेंज कितना आएगा या फिर टोटल वैल्यू किसी भी चीज़ की फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर भी वही केस अप्लाई होगा। हमारे पास dx का डिफॉर्मेशन हमारे पास है, टोटल लेंथ का हमें फाइंड करना है तो हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखो नेक्स्ट में गिवन है स्ट्रेन इंटू dx, स्ट्रेन की वैल्यू x इंटू dx, स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ पर पुट की और मल्टीप्लाई कर दिया dx से। अब सिंपल क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। छोटा सा पोर्शन था हमारे पास dl, टोटल फाइंड करने के लिए हम 0 से लेकर l तक, क्योंकि 0 इनिशियल वैल्यू है और कैपिटल L फाइनल वैल्यू है, और यहाँ पर हम स्ट्रेस की वैल्यू पुट कर देंगे। इंटीग्रेट करने पर हमारे पास लास्ट में आ जाएगा 4p अपॉन पाई ई के 1 अपॉन d1 माइनस के इंटू l माइनस 1 अपॉन d1। सिलेबस में हमारा स्ट्रेन नहीं है, मैंने सिर्फ नॉलेज के लिए बता दिया है। इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो स्ट्रेस तक आपको सारी कहानी क्लियर हो ही गई होगी। देख लेते हैं एक बार दोबारा से। देखो हमने सिंपल क्या किया है, जैसे हमारे पास सिंपल स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल में डिफॉर्मेशन फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला था, डिफॉर्मेशन इज इक्वल्स टू PL अपॉन ए। उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम था। सेकंड केस हमने ये वाला देखा, ऊपर वाली फिगर, जिसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ अलग अलग थी। तो हमने इसका भी सॉल्यूशन ढूंढा, हमने टोटल ऐड कर दिया और वैल्यू फाइंड कर ली। थर्ड केस था हमारे पास कि अगर क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा हो और लेंथ के ग्रेजुअली वेरी कर रहा है, अचानक से चेंज नहीं आ रहा है, धीरे धीरे चेंज आया है, जैसे यहाँ पर हम फिगर में देख सकते हैं। यहाँ फिगर में हमारे पास टेपरिंग है, तो एक डायमीटर, बड़े वाला डायमीटर है हमारे पास d1 और जो छोटे डायमीटर है उसकी वैल्यू है d2। अब हमने एक टोटल लेंथ में एक पोर्शन हमने कंसीडर किया dx पोर्शन हमने कंसीडर किया। इस dx की वैल्यू का हम डायमीटर फाइंड करेंगे। जो dx पोर्शन है इसका हम डायमीटर फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास d1 कैपिटल वैल्यू हमें पता है, कुछ भी सेंटीमीटर में है या मीटर में है वो हमें नोन होगी। d2 की भी वैल्यू हमें नोन होगी, हमें पता होगी। लेकिन कोई भी जो पोर्शन है सेंटर में dx, हमें उसकी पर्टिकुलर डायमीटर की वैल्यू पता नहीं होगी, तो हमें वो फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम फाइंड कैसे करेंगे, पूरी लेंथ में हमने एक पोर्शन मान लिया dx लेंथ का, अब उसके लिए हम डायमीटर फाइंड करेंगे। देखो dx उस पोर्शन के लिए डायमीटर है d1 माइनस ब्रैकेट में d1 माइनस d2 अपॉन l इंटू x। अब जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती रहेगी वैसे वैसे dx की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। हम स्टार्टिंग में d1 पर भी फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यू 0 लेकर, और लास्ट में d2 पर भी फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यू को l लेकर। तो हम यहाँ से dx फाइंड कर लेंगे। अब ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन था इसे हमने कंसिडर कर लिया है स्मॉल के, कांस्टेंट मान लिया हमने इसे, तो d1 माइनस kx। अब इसके बेसिस पर हम फाइंड कर सकते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा π/4 d स्क्वायर, और dx की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है π/4 dx का स्क्वायर। dx की वैल्यू पुट कर दी, d1 माइनस kx का स्क्वायर। मेन काम, इतनी कहानी हमने जोड़ी है सिर्फ स्ट्रेस फाइंड करने के लिए। तो स्ट्रेस हमें ऑलरेडी पता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एरिया, लोड अपॉन एरिया। तो लोड हमें वैल्यू गिवन है कि हमने पी लोड लगाया था, तो हमने पी लोड वैल्यू पुट कर दी, और अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो अभी AX हमने फाइंड किया है।
π/4 d1 माइनस के एक्स का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सही करने के लिए हमने 4 को ऊपर भेज दिया, 4p/π d1 माइनस के एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ तक हमारी स्ट्रेस की कहानी क्लियर। स्ट्रेन एकदम सिंपल है। स्ट्रेन में हमने क्या किया, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने पढ़ लिया था। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से, और इस कैपिटल ई की वैल्यू होती है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो हमने वैल्यू लिख ली, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन ई। अब हमारे पास स्ट्रेस तो हमने जस्ट फाइंड किया है, तो हम उस स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। और बात रही कैपिटल ई की, कैपिटल ई की वैल्यू किसी भी मटेरियल के लिए फिक्स रहती है। तो हमारा काम यहाँ से बिल्कुल बन गया। स्ट्रेस की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है और कैपिटल ई की वैल्यू तो फिक्स ही है मटेरियल के लिए। तो यहाँ से हमने स्ट्रेन फाइंड कर लिया। अब ये स्ट्रेन हमने फाइंड किया है dx पोर्शन के लिए। टोटल स्ट्रेन फाइंड करने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट हम करते हैं किसी भी वैल्यू, अगर हमारे पास स्मॉल वैल्यू पता है किसी चीज़ की और उस वैल्यू का फुल अमाउंट जानने के लिए, यानी कि टोटल किसी भी चीज़ का जानने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम इंटीग्रेट कर देंगे dx के साथ। टोटल एक्सटेंशन 0 to L लिमिट लेकर ये जो वैल्यू है 4p/πe d1 माइनस के इंटू एक्स का स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। जो भी चीज़ें कॉमन है हमने बाहर निकाल लिया। 4p/πe बाहर रखा, 0 से L, अंदर बचा सिर्फ d1 माइनस के एक्स स्क्वायर, अपॉन में है तो हम जब ऊपर लेकर गए तो हमने माइनस में इसकी पावर को शो कर दिया। इसको सॉल्व कर लिया और लास्ट में हमारे पास वैल्यू आ गई 4p/πe के 1/d1 माइनस के इंटू L माइनस 1/d1। और k हमने क्या कंसिडर किया था शुरुआत में ही, d1 माइनस d2 अपॉन L। तो ये हमने पूरा डेरिवेशन यहाँ से कवर कर लिया है। k की वैल्यू पुट की और लास्ट में फॉर्मूला आप 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हैं। टोटल एक्सटेंशन हमारे पास होता है 4pl/πe इंटू डी स्क्वायर। सिंपल इंटीग्रेट किया, k की वैल्यू पुट कर दी, जहाँ तक सॉल्व हुआ सॉल्व किया, फिर स्मॉल k की वैल्यू जो हमने शुरुआत में कंसिडर किया था k इज इक्वल्स टू, देखो ऊपर देखो, d1 माइनस d2 अपॉन L। ये वैल्यू हमने कंसिडर की थी, ये वैल्यू हमने पुट कर दी इस इक्वेशन में, और फिर इस इक्वेशन में जो कैंसिल आउट हुआ उसको कैंसिल करके सॉल्व कर दिया। तो सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ गई dl इज इक्वल्स टू 4pl/πe इंटू डी क्यू। तो हमने यहाँ से ये पूरा डेरिवेशन कवर कर लिया है बार्स विथ वेरिंग क्रॉस सेक्शन का। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, अब इस यूनिट में हमारे पास सिर्फ 2 टॉपिक्स बचे हैं, बार, इलोंगेशन ऑफ बार ड्यू टू सेल्फ वेट। अब एक तो हम कोई भी फोर्स लगाते हैं तो इलोंगेशन होता है, और एक किसी भी मटेरियल में अपने वेट की वजह से भी इलोंगेशन होता है। जैसे सेल्फ वेट, कोई चीज़ हमने हैंग कर दी, अब जब वो हैंग है एक तो उस पर हम फोर्स लगा सकते हैं तो उसके अंदर चेंज आएगा, या फिर उसका जो अपना वेट है, जितने भी वेट का मटेरियल है वो भी उस पर एक फोर्स की तरह एक्ट करता है। तो हम ये भी स्टडी करेंगे कि सेल्फ वेट के कारण कितना चेंज आता है, कितना स्ट्रेस डेवलप होता है, और इसके बाद टेम्परेचर, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हमारे पास ये 2 टॉपिक्स बचते हैं, फिर हमारी यूनिट कंप्लीट। इस जो डेरिवेशन आज पढ़ाया है इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना और प्रॉपरली नोट कर लेना। कोई भी दिक्कत आई हो तो वीडियो दोबारा देखना, और मोस्ट प्रोबेबली
नेक्स्ट लेक्चर में हम ये यूनिट कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।